आज हम लोग पढ़ेंगे 155 वर्जन। ठीक है, बट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, तो हनीमैन सर जब 150 एफोरिज्म लिखते हैं तो बताते हैं कि डिजीज क्या नहीं है, पहले ये समझो। तो वहां पे बताते हैं इंडिस्पोजिशन क्या होता है। तो इंडिस्पोजिशन एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर एक या दो सिम्टम, ट्रिवियल सिम्टम, छोटे मोटे सिम्टम जो कुछ दिनों पहले ही आए हों और जिसे डाइट और रिज्म ठीक करके पेशेंट को ठीक किया जा सके, ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं, इंडिस्पोजिशन बोलते हैं। हनीमैन सर किसमें बोलते हैं, 150 में। फिर 151 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि अगर डिजीज है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे ही होंगे। तो पहले क्या बताया, डिजीज क्या नहीं है, उसके बाद अगर डिजीज है तो इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे। उसके बाद 152 एफोरिज्म में कहते हैं अगर एक्यूट डिजीज है तो हमें स्ट्राइकिंग सिम्टम देखने को मिलेंगे, मतलब हमें सिम्टम अच्छे देखने को मिलेंगे जिनकी नंबरिंग ज्यादा, न्यूमरस सिम्टम देखने को मिलेंगे। 152 एफोरिज्म हनीमैन सर बताते हैं। फिर जब बताया कि अच्छा डिजीज क्या नहीं है, डिजीज के अंदर सिम्टम होंगे तो किस तरीके के सिम्टम हमें चूज करने चाहिए, वो क्या है 153 एफोरिज्म, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम या फिर PQRS सिम्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा कहते हैं PQRS सिम्टम सेलेक्ट करो, SSUP सिम्टम सेलेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो ना मिले तो जनरल सिम्टम तभी उठाना है जब क्या हो, जनरल सिम्टम बहुत ज्यादा मार्क हो। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 153 एफोरिज्म में। फिर हनीमैन सर 154 में क्या कहते हैं कि ठीक है, जो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेडिसिन जिसके बेसिस सेलेक्ट करना है, जो एंटी टाइप बनाना है, वो कैसा होना चाहिए, जो पेशेंट के सिम्टम उससे मैच करना चाहिए। तो उसमें देखो क्या लिखा था, एक लाइन, मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी एट दिस मॉर्बिड स्टेट। तो हम लोगों ने जब 147 एफोरिज्म पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि ये स्पेसिफिक रेमेडी होती क्या है और ये कब सिमिलमम कहलाने लगती है। ये चीज कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, 147 एफोरिज्म में। ठीक है, तो ये जो करेंट मॉर्बिड स्टेट है, इस करेंट मॉर्बिड स्टेट पे कैसे मेडिसिन सेलेक्ट करनी है हमें, होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। जो करंट स्टेट है उसी के बेसिस पे सेलेक्ट करनी है, उसके पहले क्या हुआ, बाद के क्या हुआ, उससे नहीं मतलब है। जो अभी पेशेंट की करंट स्टेट है उस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। ठीक है, फिर आता है 155 एफोरिज्म जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 155 में हनीमैन सर कहते क्या हैं, तो यहाँ पे हनीमैन सर लिखते हैं कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, मतलब 153 में कहा कि PQRS सिम्टम के बेसिस पर मेडिसिन सेलेक्ट करनी है और मेडिसिन कैसी होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी होगी, ये जो करंट स्टेट है। तो उस समय अगर हम जो दवा देंगे, पेशेंट को दवा देंगे, तो होना ये चाहिए ना कि पेशेंट उससे सफर ना करे, हमारी मेडिसिन की वजह से उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या हो कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के पेशेंट क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ये हमारा क्या था, हम लोग सेकंड एफोरिज्म में पढ़ते हैं, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो जेंटल कैसा होगा, जेंटल कब होगा, जब हमारी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट क्या हो, हमारी मेडिसिन की वजह से सफर ना करे, तो कितनी अच्छी चीज होगी। ठीक है, बस पेशेंट का जो सिम्टम हो वो ठीक हो जाए, कहानी खत्म, हमारी दवा की वजह से पेशेंट सफर ना हो, ऐसा होना चाहिए, हनीमैन सर कहते हैं। तो वहां पे क्या लिखते हैं कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, अगर हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो कैसे होगा पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं, कोई पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, उसने अपने मान लो 10 या 12 सिम्टम बताए, उस 10-12 सिम्टम में से कोई एक या दो हमें PQRS सिम्टम मिला, उसके बेसिस पर हमने एक मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करके दे दी। बट हमारी ये जो मेडिसिन है, जो हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अंदर भी तो बहुत सारे सिम्टम होते हैं, नहीं आया था उन्हें, उसके अंदर भी तो बहुत सारे सिम्टम हैं। पेशेंट आया उसके अंदर सिम्टम थे 10-12, उसमें से किसी 4-5 बेसिस पर एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। बट हमारी मेडिसिन के अंदर जिस मेडिसिन को सेलेक्ट किया, पेशेंट के जो सिम्टम है उससे तो मैच ही कर रहा है, उसके अलावा भी हमारी मेडिसिन के अंदर बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तो हम लोग जो मटेरिया पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम होते हैं, बट कुछ सिम्टम के बेसिस पे ही मैच कराकर हम दवा दे देते हैं।
तो जो सिम्टम डिजीज स्टेट से मैच कर रहे हैं वो तो क्या करेंगे, पेशेंट को ठीक कर देंगे। बट जो सिम्टम हमारी मेडिसिन के जो सिम्टम हैं वो जो मैच नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर, या उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो चीज पढ़ेंगे 155 में। ठीक है, एक थ्योरेटिकल तरीके से सोचा जाए कि हमारी मेडिसिन के अंदर 100 सिम्टम है, पेशेंट है 10 सिम्टम लेकर आया, हमने मैच कराए 10 सिम्टम हमारे मेडिसिन के तो मैच कर गए, तो वो 10 सिम्टम तो ठीक हो जाएंगे, बाकी 90 सिम्टम भी तो बचे हैं हमारे मेडिसिन के, तो उनका क्या होगा, क्या वो कोई सिम्टम पैदा करेंगे या फिर कोई वो चीज पैदा करेंगे, क्या ऐसा होगा। तो वो चीज क्या पढ़ेंगे 155 में, कि जो सिम्टम हमारे मेडिसिन के जो सिम्टम डिजीज के सिम्टम से मैच कर रहे हैं, सिर्फ वो क्या होंगे, प्ले करेंगे, सिर्फ उन्हीं का यूज होगा। बाकी जो मेडिसिन के 90 सिम्टम बचे वो क्या होंगे, बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दवा कैसी होती है, मिनिमम डोज होती है। ये सारे रीजन दिए गए हैं 155 एफर्जन के अंदर। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, आई से मैं कहता हूं कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो, क्या बिना डिस्टर्बेंस के हो, फॉर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं इस दिस, ये दिस कहाँ से 154 एफर्जन में लिखा नहीं गया था, मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस मॉर्बिड स्टेट, ये जो करंट मॉर्बिड स्टेट है इसके बेसिस पे जो हमारी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी है हनीमैन से कहते हैं, जब उसका एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जो करंट स्टेट है उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट करेंगे ऑफ दिस मोस्ट अप्रोप्रिएट appropriate homeopathic remedy, it is only the symptom of medicine that correspond to the symptom of disease, जो सिम्टम है हमारी मेडिसिन के जो कि क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं टू द सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज के सिम्टम से जो मैच कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इनटू प्ले, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ वही क्या करेंगे, प्ले करेंगे। मतलब हमारा पेशेंट आया, क्या सिम्टम ऑफ ए डिजीज, कि कोई पेशेंट है उसको कोई डिजीज, तो उसके जो सिम्टम थे हमारे मेडिसिन के अंदर जो सिम्टम मैच किए, तो जो सिम्टम करस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब हमारी मेडिसिन के अंदर जो 100 सिम्टम हो उसमें से 10 सिम्टम जो थे जो करस्पॉन्ड कर रहे थे, सिर्फ वही क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, प्ले करेंगे, किस चीज में, पेशेंट को ठीक करने में। तो हम लोग जब 26 एफर्जन में पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को क्या करता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, एनिहिलेट कर देता है, ये पढ़ते हैं हम लोग 26 एफर्जन में। तो वही चीज है कि हमारी मेडिसिन के अंदर जो 10 सिम्टम थे वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वही स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन बनेगा। तो क्या लिखा है, कॉल्ड इनटू द प्ले, द फॉर्मर ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ लेटर, फॉर्मर कौन सा है, द सिम्टम ऑफ ए मेडिसिन, हमारे मेडिसिन के जो सिम्टम है, ये जो फॉर्मर है पहले का है, ऑक्युपाई करेगा प्लेस ऑफ ए लेटर वीकर इन द ऑर्गेनिज्म, जो पेशेंट के वीकर इन द ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर क्या था, वीकर डिजीज थी, जो डिजीज के सिम्टम थे उसके वाइटल प्रिंसिपल जो इफेक्ट हुआ था, तो फॉर्मर क्या करेगा, वीकर को हटा देगा। मतलब हमारी मेडिसिन के ये जो 10 सिम्टम थे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है, वो डिजीज के जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन थे उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। दैट इज द सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल, मतलब हमारे जो वाइटल प्रिंसिपल है, ये जो लाइफ प्रिंसिपल है, इसके अंदर जो डिजीज पैदा हुई, जो किसी डायनेमिक इफेक्ट की वजह से जो डिजीज कंडीशन आई, जो कि उसके 10 सिम्टम हमें मिले देखने को, हमारी जो मेडिसिन हमने सेलेक्ट की उसके अंदर भले ही 100 सिम्टम क्यों नहीं थे, बट उसके वो 10 सिम्टम जो कि करस्पॉन्ड कर रहे थे डिजीज कंडीशन, सिर्फ क्या करेगा, उससे क्या करेगा, जो हमारा फॉर्मर है हमारी मेडिसिन का जो है वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा देगा, एंड देयरबाय एनिहिलेट देम बाय ओवरपावरिंग देम, और इस तरीके से एनिहिलेशन कर देगा, खत्म कर देगा, बाय ओवरपावरिंग देम, ओवरपावर करके। हम लोग ओवरपावरिंग क्योर कैसे होता है, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, तो 28, 29 एंड 148 एफर्जन में पढ़ते हैं।
तो जिसको नहीं समझ में आता कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे समझेंगे, तो इसको पढ़ सकता है। 28, 29, 148 वर्जन। आगे, बट द अदर सिम्टम ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, बट जो दूसरे होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम हैं, तो कौन से बचे रह गए? 90 बचे रह गए। हमारे मेडिसिन के अंदर 100 सिम्टम थे, बस केवल 10 जो डिजीज कंडीशन मैच कर रहे थे हमने उसी के बेसिस पे दे दिया, तो बचे कितने रह गए हमारे मेडिसिन के सिम्टम? 90। तो वही लिखा है हनीमैन से लिखते हैं कि जो अदर सिम्टम है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के, विच आर ऑफन वेरी न्यूमरस, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है, उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं। बीइंग इज नो वे अप्लीकेबल टू द केस ऑफ डिजीज इन क्वेश्चन, वो जो डिजीज कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा? प्ले नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द केस क्वेश्चन एज आर कॉल्ड इनटू प्ले एट ऑल। ठीक है, तो कौन से पार्टिसिपेट किए? जो 10 सिम्टम थे हमारे मेडिसिन के, सिर्फ वही क्योर करने में हेल्प किए, बाकी जो 90 थे वो क्या किए? पार्टिसिपेट नहीं किए। आगे, द पेशेंट ग्रोइंग आवरली बेटर, पेशेंट क्या होगा? धीरे धीरे खुद को बेटर फील करेगा, अच्छा फील करेगा। फील ऑलमोस्ट नथिंग ऑफ देम एट ऑल, और उसको कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब जो उसकी डिजीज कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, पेशेंट पूरी तरह से अच्छा फील करने लगेगा, और उसको मेडिसिन के जो 90 सिम्टम हैं वो भी फील नहीं होंगे। क्यों नहीं फील होंगे? देखो आगे लिखा है क्या, बिकॉज द एक्सेसिवली माइन्यूट डोज रिक्वायर्ड फॉर द होम्योपैथिक यूज इज टू वीक टू प्रोड्यूस द अदर सिम्टम ऑफ द मेडिसिन। हमारी जो मेडिसिन है जब इसको माइन्यूट डोज में देते हैं तो क्या करती है, ये हमारी होम्योपैथिक जो है मेडिसिन है, कहाँ चला गया, टू वीक, इतनी वीक है कि ये और सिम्टम प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। जब हम माइन्यूट डोज में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को देंगे, इसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, बट क्या करेगा, ये कोई कंडीशन, कोई नई डिजीज या फिर कोई और सिम्टम पैदा नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, ये बहुत ही, हम मेडिसिन किस फॉर्म में दे रहे हैं? बहुत ही कम दे रहे हैं। तो जो हमारी जो 10 हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगी, बाकी 90 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दवा की मात्रा कैसी दी थी? बहुत ही कम दी थी। और वो 10 इसलिए एक्ट करेंगी क्योंकि वो क्या है? स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है, जो कि वीकर को हटाएगा। और स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिन का क्या करते हैं हम लोग? पोटेंटाइजेशन करते हैं, डायनेमाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे डिफिनीशन? 269 एफोरिज्म में। आगे, हाँ, medicine that are not homeopathic to the cause in those part of the body that are free from disease and consequently can allow only the homeopathic system to act on a part of the organism that are already most irritated and excited by the similar symptom of the disease। जो पेशेंट के जो पार्ट सफ़र कर रहा था, जो कि पहले से क्या था? इरिटेटेड था, एक्साइटेड था, सिर्फ वही हमारे 10 सिम्टम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी जो 90 मेडिसिन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे, इन ऑर्डर दैट, उसी क्रम में, द सिक लाइफ प्रिंसिपल में रिएक्ट ओनली टू ए सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज। ये जो वाइटल प्रिंसिपल है ये तभी रिएक्ट करेगा, मतलब ये ससेप्टेबल है ओनली टू ए सिमिलर, सिर्फ से सिमिलर और स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज के लिए, वेयर बाय द ओरिजिनल मेलेडी इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो ओरिजिनल मेलेडी थी वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। ओरिजिनल मेडिसिन एक्सटिंग्विश्ड क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है? नेचर से लॉ ऑफ क्योर है, ये नेचर के अंदर ये चीज प्रेजेंट है, ये एक साइंस है। आगे, thus changing the morbid affection of the vital force into a similar but stronger medicinal disease। और ये जो मॉर्बिड अफेक्शन था किसके? वाइटल फोर्स के ऊपर, वो हमारी मेडिसिनल डिजीज क्या करेगी? उसे ठीक कर देगी, वेयर बाय द ओरिजिनल मेलेडी इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरीके से ओरिजिनल मेलेडी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हनीमैन से जब 155 एफोरिज्म बताते हैं कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, जब हम कहें कि बिना किसी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारी मेडिसिन के जो 10 सिम्टम थे सिर्फ वही ठीक होंगे, मेडिसिन के सॉरी जो डिजीज के 10 सिम्टम थे, हमारे मेडिसिन के 10 सिम्टम हैं, वो दोनों करस्पॉन्ड करेंगे, वही प्ले में आएंगे। प्ले में आएंगे क्या मतलब होगा?
कि जो स्ट्रॉन्गर टाइम में अफेक्शन हमारे मेडिसिन का सिर्फ वो क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा डिजीज, जो पेशेंट की डिजीज है उस वीकर टाइम में अफेक्शन को। और जो बाकी 90 हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने मेडिसिन किस फॉर्म में देते हैं, मिनिमम डोज में देते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल मेडिसिन देनी चाहिए 273 वर्जन, ठीक है। मिनिमम डोज देनी चाहिए हमें 279 280 वर्जन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ये सारे लॉस को, ठीक है। अब देखो यहाँ से हनीमैन सर बेस बनाना शुरू करते हैं किस चीज़ का, होम्योपैथिक एग्रावेशन का। तो हनीमैन सर सबसे पहले बताते हैं ये समझो डिजीज क्या नहीं है, इंडिस्पोजिशन बताते हैं। फिर बताते हैं डिजीज क्या है, और डिजीज बताने के बाद क्या कहते हैं कि किस बेसिस पे हमें दवा सेलेक्ट करना है। और जब हम पेशेंट को दवा देंगे तो पेशेंट क्या होगा, बिना किसी परेशानी के, पेशेंट ज़्यादा सफ़र ना करे, पेशेंट ठीक हो जाए, ऐसे हमें करना है, ठीक है। पहले क्या बताया हनीमैन सर ने, डिजीज क्या नहीं है। 153 तक आते आते क्या बता देते हैं कि डिजीज के पीक्यूआरएस सिम्टम सेलेक्ट करो। फिर कहते हैं हमारी दवा से पेशेंट क्या होना चाहिए, डिस्टर्बेंस उसके अंदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारी मेडिसिन जो 90 बचे हुए सिम्टम है वो क्यों नहीं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते, उसका रीज़न समझाया। फिर 156, 157, 158 फॉर एग्जाम्पल हनीमैन सर क्या बताना शुरू करते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्या है। तो 155 हनीमैन सर ने क्या कहा कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, कि हमारी मेडिसिन से पेशेंट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, किसमें 155 में। फिर 156 में हनीमैन सर खुद ही कहते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, उसके अंदर डिस्टर्बेंस से ज़्यादा पैदा ना हो, थ्योरेटिकली ये चीज़ अच्छी है, प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता। पेशेंट कुछ ना कुछ उसके सिम्टम एग्रावेट करेंगे ही करेंगे। 156 में हनीमैन सर कहते हैं। फिर 157 में बताते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्या है। तो पहले हम लोग 156 पढ़ेंगे, होम्योपैथिक एग्रावेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक लेक्चर अपलोड करेंगे कि मेडिसिनल एग्रावेशन क्या होता है, ठीक है, डिजीज एग्रावेशन क्या होता है एंड होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है, तीनों का कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर बस इतना है।